हेलो, वेलकम, नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल बात पैसों की। हम एक सीरीज चला रहे हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसमें हम अभी तक 3 वीडियो बना चुके हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में, उसकी छोटी-छोटी बातों के बारे में हमने आपको पिछले 3 वीडियोस में बताया है। आज उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात की कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। हमने बात किया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट फंड और थीमेटिक फंड। उसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं। एक और कैटेगरी है हाइब्रिड फंड और लास्ट में है डेट फंड। तो पहले डेट फंड को समझे। डेट फंड क्या होता है? डेट फंड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करता है। आपको पता है कि सरकार जो है अपने बजट में हर बार अनाउंस करती है कि वो कुछ पैसे मार्केट से उधार लेगी अपने बजट को पूरा करने के लिए। और वो उधार कैसे लेती है? उनके सरकार के बिहाफ पे आरबीआई जो है बॉन्ड जारी करते हैं और उन बॉन्ड्स को म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। आम जनता भी खरीद सकती है, आप लोग भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं। ठीक है। इसके अलावा सिर्फ वही डेट नहीं होते हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट डेट होते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं अपने बॉन्ड जारी करती हैं, जिनमें सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी हैं, जिसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है और ये डेट फंड उसको खरीदते हैं। तो अगर आपको बहुत ही स्टेबल इनकम चाहिए, तो स्लो एंड स्टेबल इनकम, तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 5-6% से लेके 8-9% तक का सालाना रिटर्न आता है। अलग अलग कैटेगरी है डेट फंड की, तो उनमें अलग अलग रिटर्न भी है। उसमें लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, लॉन्ग टर्म फंड है, मीडियम टर्म फंड है। ठीक है। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए, वो आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे। अब एक फंड पर्टिकुलरली आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में वैसे तो मेजॉरिटी पोर्शन उसमें इक्विटी ही रहता है, लेकिन उसमें डेट भी रहता है। और वो क्या करता है? वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करता है। खास तौर पे अभी जैसा पिछले कुछ समय से चल रहा है स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, नीचे चल रहा है, गिर रहा था। तो ऐसी स्थिति में आपके जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू को वो बहुत नीचे नहीं जाने देता, क्योंकि डेट जो पार्ट है वो नीचे तो जाता ही नहीं, वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, है ना, फिक्स डिपॉजिट की तरह। तो वो जो है पोर्टफोलियो को संभालने में मदद करता है। तो हाइब्रिड फंड वैसे तो सबके लिए है, हर कोई ले सकता है, लेकिन हाइब्रिड फंड स्पेशली रिकमेंड किया जाता है जो रिटायरीज हैं। ठीक है। और उनके इन्वेस्टमेंट के लिए इन फंड्स को रिकमेंड किया जाता है। इसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाकर एक रेगुलर मंथली इनकम ली जा सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। अच्छा, इस पूरे डिस्कशन में मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। प्लीज शेयर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यूट्यूब पे चैनल वो सब्सक्राइब का बटन दबाने में इट्स फ्री, उसके कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं उनका थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा हौसला बढ़ता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। म्यूचुअल फंड मोटा मोटा 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड और एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड। क्लोज्ड एंडेड ज्यादातर डेट फंड्स होते हैं, जिसमें एक लिमिटेड विंडो होता है, एक समय होता है जिसमें आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होता है, और उसका जो टेन्योर है 5 साल का या 6 साल का या 7 साल का, उस उतने पीरियड के लिए वो लॉक हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है, तो वहां पर उसकी खरीदी बिक्री की जा सकती है। ज्यादातर इक्विटी फंड जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि जब उनका पहली बार जब वो फंड आते हैं, जिसे हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं, आपने टीवी में भी कई बार ऐड देखा होगा, न्यूज़पेपर में ऐड देखा होगा, NFO न्यू फंड ऑफर।
है ना। तो न्यू फंड ऑफर में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड हाउस है, वो नया फंड लाता है और उसमें उसकी एनएवी जो होती है 10 रुपए होती है। आपको म्यूचुअल फंड में ये भी जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स में बटा होता है और एक यूनिट आप जितना भी पैसा लगाते हैं वो पैसा यूनिट का जो प्राइस है उसके हिसाब से आपको उतने यूनिट मिल जाते हैं। तो जब नया फंड ऑफर आता है तब उस यूनिट का प्राइस होता है 10 रुपए। अब जैसे जैसे उस पैसे से जो स्टॉक खरीदे गए हैं, जैसे जैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है तो उस यूनिट का प्राइस भी बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि NAV बढ़ रही है, नेट एसेट वैल्यू बढ़ रही है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड है उसको NAV से नापा जाता है, नेट एसेट वैल्यू से। ठीक है, तो जब नया फंड ऑफर आता है तो नेट एसेट वैल्यू जो होती है, NAV होती है, वो फिक्स 10 रुपए होती है। फिर 10 रुपए से जैसा अब आप उसमें जब पैसा लगाएंगे तो जैसा जो भी स्टॉक खरीदा गया है, जैसे जैसे उन स्टॉक का परफॉर्मेंस होगा तो ये NAV की भी वैल्यू बदलती जाती है। अब जो ओपन एंडेड है उसमें जरूरी नहीं है कि आप न्यू फंड ऑफर में ही पैसा लगाएंगे। न्यू फंड ऑफर आता है तो 15 दिन का समय रहता है, उसके बाद 15 दिन के लिए वो विंडो बंद हो जाती है, लेकिन फिर वो विंडो फिर खुल जाती है। अब मान लीजिए कि न्यू फंड ऑफर आया था, फिर 6-7 महीने गुजरे और अब जो है उसकी नेट एसेट वैल्यू हो गई है 12 रुपए। ठीक है, 11 रुपए हो गए, 11 मान लीजिए। अब आप और पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अब जो आप पैसा लगाएंगे वो 11 से डिवाइड करके और जितने यूनिट्स होंगे उतने यूनिट आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर मान लीजिए 1.5-2 साल बाद उसकी NAV हो गई लगभग 13 रुपए की। आपको लगता है कि भाई ये अच्छा रिटर्न दे रहा है ना, तो आप और पैसा लगाना चाहते हैं। तो अब जो आप पैसा लगाएंगे उसमें जो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे वो 13 रुपए के हिसाब से अलॉट होंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो है NAV से यानी कि नेट एसेट वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है। सारी कैलकुलेशन NAV पे होती है। तो ये तो हो गया ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड जो है उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जब तक वो फंड चल रहा है तब तक उसमें नया इन्वेस्टमेंट किया भी जा सकता है और उसमें से पैसे निकाले भी जाते हैं। तो NAV जो है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। जितने उनके पास शेयर उन्होंने खरीद रखे हैं और जितना पैसा आया या जितना पैसा निकाला गया उसके आधार पर वो NAV को एडजस्ट करते हैं। NAV जो है वो रोज शाम को मार्केट बंद होने के बाद लगभग 6-6:30 बजे तक पब्लिश हो जाती है कि आज का NAV क्या है। वैसे कुछ फंड्स को ज्यादा टाइम भी लगता है बट वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। ओके, तो यहां तक हो गया। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, तो फिर से मैं बैंक का सिस्टम फिर से कहना चाहूंगा, FD और RD। आप लोग भी कहेंगे मैं भी कहाँ पीछे पड़ गया हूँ FD के, है ना, फिक्स डिपॉजिट। क्या करें भाई, बहुत सारे लोगों ने बचपन से बैंक ही देखे हैं, है ना, FD और RD और सेविंग अकाउंट ही देखा है। तो म्यूचुअल फंड को जब बताना होगा तो मुझे तो वही रेफरेंस लेना होगा। तो आपको पता है कि बैंक में अगर आपको एक मुश्त रकम फिक्स करनी है तो आप FD करेंगे, फिक्स डिपॉजिट, है ना। और एक होता है RT, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हर महीने आप एक निश्चित रकम अपनी तनख्वाह में से, जैसे एक कोई आदमी 20,000 रुपए कमा रहा है, हर महीने वो 2,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो RD में करता है। बस बिल्कुल वही सिस्टम हमारे म्यूचुअल फंड में भी है। इसमें भी आप अगर एक मुश्त लगाना चाहें तो उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और हर महीने अगर आप लगाना चाहते हैं एक निश्चित रकम को तो उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। नाम सुना है ना आपने? SIP का नाम किसने नहीं सुना भाई, टीवी में ऐड आता है। म्यूचुअल फंड सही है, उसमें SIP भी तो बताया जाता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। लमसम के केस में फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा लंबे समय में। ऑफ
कोर्स लंबा समय, ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड में रातों रात कोई जादू नहीं होता, ठीक है ना, समय लगता है। और जिस तरह आप बैंक वालों को हलकान करने के लिए नहीं जाते हैं कि भाई आज बताओ मेरे एफडी की वैल्यू क्या हो गई, तो म्यूचुअल फंड को भी थोड़ा टाइम दीजिए, वो आपको चमत्कार करके जरूर दिखाएगा, ठीक है। खैर, अब एसआईपी जो है, आपने वो कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बस 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 एसआईपी का घड़ा थोड़ा सा ज्यादा भरता है, अगर आप उसे समय अच्छा देंगे तो, है ना। और एसआईपी क्या कर सकता है, उसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, टाइम है ना। चलिए, तो दो दोस्त यहाँ दिल्ली में काम कर रहे थे, 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, आईआईटी ग्रेजुएट थे, ठीक है। तो एक नई कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी ने ऑफिस खोल लिया वहां, तो इन्होंने सोचा चलो हम भी किस्मत आजमाते हैं। गए, इंटरव्यू हुआ, पहले से सैलरी पूछी गई, उसने मांग लिया 2 लाख रुपए महीना। एचआर वाले ने कहा भाई सैलरी आप ज्यादा मांग रहे हो, बट ठीक है चलो डन, 2 लाख मिल गए। अब दूसरे की बारी आई, उससे भी पूछा गया कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा एक काम कीजिए, पहले दिन की सैलरी के तौर पर मुझे 10 पैसे दे दीजिए, दूसरे दिन उसका डबल 20 पैसे, तीसरे दिन उसका डबल, चौथे दिन उसका डबल, ऐसे करके 30 दिन में जितनी बने उतनी आप दे देना। तो ठीक है, डन, मान लिया गया। भाई वैसे एचआर वाले बेवकूफ नहीं होते, बहुत समझदार लोग होते हैं, बट फिर भी अब हो गई गलती। उस समय उन्होंने कैलकुलेट किया कि यार पहले दिन का 10 पैसा, दूसरे दिन का 20 पैसा, तीसरे दिन का 40 पैसा, चौथे दिन का 80 पैसा, पांचवें दिन का 1 रुपये 60 पैसे, 5 दिन हो गए, 1 रुपये 60 पैसे भी पहुंचे हैं, मान लिया गया। और दोनों दोस्तों ने जॉब शुरू की। 1 महीना हुआ, पहले वाले को सैलरी मिल गई, 2 लाख रुपए अकाउंट में पहुंच गए। अब दूसरे वाले की सैलरी कैलकुलेट करनी थी, अकाउंट मैनेजर ने बुलाया अकाउंटेंट को, कहा भाई इसकी सैलरी कैलकुलेट करो यार, कितनी हो रही है। जब वो सैलरी कैलकुलेट होकर आई तो बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना कि अकाउंट वाले की क्या हालत हुई होगी। गेस कीजिए कितना हुआ, चलिए देखते हैं। तो ये है कैलकुलेशन, और इसमें आप देख सकते हैं कि उस दूसरे बंदे की सैलरी जो है पूरे महीने काम करने के बाद टोटल बनी 10,73,74,182, 10,73,182, दैट्स ह्यूज, है ना। अब इसमें अगर आप देखें तो 22वें दिन जाके उसकी सैलरी जो है अपने दोस्त की सैलरी के बराबर पहुंची थी, यानी कि 2 लाख। लेकिन उसके बाद जो ये दोगुना चौगुना होना शुरू हुआ है, दिस इज अमेजिंग। और शुरुआत कितने से हुई थी? 10 पैसे से। तो पॉइंट यही है कि 10 पैसे से शुरुआत करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ठीक इसी तरह हर महीने एक छोटी सी रकम से एसआईपी करके एक बहुत बड़ा फंड बनाया जा सकता है लंबे समय में। तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करना हो तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना। हर किसी का होता है, शादी हुई, फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, फिर गोल होते हैं, अपना घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है ना। और हर गोल के लिए पहले तो एस्टिमेट कीजिए कि लगभग कितना पैसा लग जाएगा उसके लिए, ठीक है। आज कितना लग रहा है, और उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड, आज से जब आपका बच्चा 18 साल का होगा या 20 साल का होगा तब खर्च कितना होगा, जब आप रिटायर होंगे तब आपको रिटायरमेंट के लिए कितने फंड की जरूरत होगी, जब आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने रकम की जरूरत होगी। तो उसके लिए आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, और इसके लिए अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, वो आपको बहुत अच्छे से प्लान करके बता सकते हैं।
एसआईपी पे और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे और उसे देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहां जो है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि ठीक है, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने एसआईपी कर ली, सब कुछ कर लिया, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड इट्स गुड। अब मान लीजिए, भगवान ना करे, कोई एक एक्सीडेंट हो गया और आपको या आपके परिवार के किसी भी मेंबर को, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा और आपको मालूम है आज की तारीख में अगर आप हॉस्पिटल गए और खास तौर पे अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो एक अच्छा खासा खर्च हो सकता है, लाखों में। ये भी हो सकता है, चलिए आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि फिजिकल एक्टिविटी कम है और खान पान जो है वो थोड़ा इर्रेगुलर हो जाता है, तो हमें इंटरनल भी कोई बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, लंग की बीमारी हो सकती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं नहीं चाहता कि किसी को ऐसा हो, लेकिन दीज आर द रियलिटीज, है ना। तो ये हो सकता है और किसी भी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, वहां सर्जरी होनी है या कोई भी ऑपरेशन होना है, आपको हॉस्पिटलाइज होना है, आपका 2 से 2.5 लाख का खर्च बन जाएगा। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इससे कहीं ज्यादा का खर्च बन सकता है। अब आप क्या करेंगे? पिछले 3 वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि लिक्विडिटी हर एक एसेट क्लास में एक बड़ा प्रॉब्लम है, म्यूचुअल फंड को छोड़कर, है ना। गोल्ड आप हाथों हाथ बेचने जाएंगे, औने पौने दाम मिलेंगे, मकान आप हाथों हाथ बेच नहीं सकते, इंश्योरेंस आपका ब्रेक होगा नहीं, एफडी तोड़वाना भी मुश्किल काम ही है, एनपीएस पीपीएफ में तो सोचिए भी मत कि आपको लगा तुरंत पैसा मिल पाएगा। तो सबसे आसानी से पैसा किस में मिलेगा? अभी पिछले वीडियो में मैंने ही बताया, 2 दिन में मिल जाता है। फिर आप क्या करेंगे? अपना इन्वेस्टमेंट आप तोड़ेंगे। एसआईपी में 8 साल 10 साल में जो आपने पैसा जमा किया है, एक झटके में उसे आप बाहर निकालेंगे और ले जाके हॉस्पिटल वालों को दे देंगे। पूरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, पूरे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, सारे सपनों का कबाड़ा हो गया। इस सिचुएशन से जरूर बचिए। और पिछले किसी वीडियो में मैंने कहा था कि हम इंश्योरेंस की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इन 2 चीजों को मिक्स नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट होता है और इंश्योरेंस अलग चीज होती है। आप दोनों को मिक्स करके एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप प्लान ये सब लेंगे ना, तो ना तो आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा और ना ही इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। लेकिन यहां मैं जिस इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लीजिए, ठीक है, ताकि आपने इतने सालों में जो पैसा जोड़ा है, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से वो सारी बचत हॉस्पिटल में ना चली जाए। तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, छोटा सा प्रीमियम आता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपको किसी भी इमरजेंसी में बहुत बड़े खर्चों से बचा सकता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है ना। आप भी कहेंगे कि कहां ये आदमी म्यूचुअल फंड बोलते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में आ गया। मैंने तो कहा ही था कि इंश्योरेंस की बात मैं जरूर करूंगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, लेकिन आपने चाहे लमसम इन्वेस्ट किया या एसआईपी में इन्वेस्ट किया, उस पूरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का सत्यानाश हो जाएगा अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो अपने इन्वेस्टमेंट को बचाइए। बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता, छोटा सा प्रीमियम है, अपनी पूरी फैमिली को सेव कीजिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए अगेन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉल हो रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है QR कोड, उसे स्कैन करके आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, तो ये हुआ हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है।
हेल्थ इंश्योरेंस पे एक्चुअली हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में भी छोटी छोटी कई चीजें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो ये आज के वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक वीडियो उस पर भी हम बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बुरा कहना तो मेरी फितरत नहीं है, लेकिन अब दुनिया ऐसी है तो बोलना पड़ेगा। अगर भगवान न करे कल को जो परिवार का कर्ता है, जो मनी अर्नर है ना, ब्रेड विनर है, किसी वजह से समहाउ किसी एक्सीडेंट में ही इज नो मोर और शी इज नो मोर, तब फिर से वहीं पहुंच गए भाई। एक आदमी, एक इंसान चला जाता है, लेकिन बाकी लोग तो बचे हैं और उनके जो खर्चे थे वो तो वैसे ही हैं। बच्चों को स्कूल जाना है ना, एक बेटा कॉलेज में जा रहा है, उसके खर्चे हैं, ठीक है। घर अगर किराए का है तो उसका ईएमआई आना है, बिजली का बिल आना है, सब कुछ वही है। सिर्फ एक इंसान चला गया है, ठीक है। फिर क्या होगा? अगेन, ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ये तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट था। कार खरीदने के लिए अलग, घर खरीदने के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग। इसे रेगुलर खर्चों में तो आपने प्लान किया ही नहीं, है ना। तो यहां पर रोल आता है टर्म इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस अपने लिए या अपने परिवार के लिए ये दो इंश्योरेंस ही लेने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप हर साल एक रकम देते हैं वो आपको रिटर्न नहीं मिलती, लेकिन ऐसी कोई अगर दुर्घटना हो गई, भगवान ना करे, तो आपके परिवार को एक काफी बड़ी रकम मिल जाती है जो एक लंबे समय तक परिवार को सपोर्ट कर सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये दो इंश्योरेंस जरूर लें, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, और दोनों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप बहुत दूर हैं, जरूरी नहीं है कि मुझसे संपर्क करें, भाई मेरा काम है यार, वीडियो बना रहा हूं तो अपना फायदा भी तो देखूंगा, है ना। और अच्छी सलाह दूंगा, निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी सलाह दूंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं मार्केट में, हो सकता कोई आपके पास हो, उससे मिलिए, ठीक है। लेकिन वो फालतू के इंश्योरेंस मत लीजिए, ठीक है। एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान और ये सब जितने हैं ना, रिटायरमेंट प्लान, है ना, आजकल नया चल रहा है रिटायरमेंट प्लान। आगे की किसी एक वीडियो में ना मैं इन प्लान्स को, मैं जो जिस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहा हूं, इससे कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। हवा में कोई बात नहीं होती बॉस अपनी, सब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। तो हार्ड फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, सबको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, भाई हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए। सब्सक्राइब करने में कुछ पैसे नहीं लगेंगे, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, हम आपके लिए नई नई जानकारी ला पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बांटने से ज्ञान बढ़ता है गुरु। तब तक के लिए बाय।